और बिहार में एनडीए से हटने के बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कल बड़ा फैसला ले सकते हैं। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। खबर यह है कि चाचा पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। लेकिन चुनाव को लेकर उससे भी बड़ी खबर महाराष्ट्र और झारखंड से, जिसने कांग्रेस और उसके गठबंधन साथियों को बेहद परेशान कर दिया है। तीन तस्वीरों ने 3 राज्य सेट कर दिए। 3 तस्वीरों में 3 लीडर अब बीजेपी के साथ मिलकर 3 सूबों में 3 सियासी ताकतों का मुकाबला करेंगे। झारखंड में सोरेन वर्सेस सोरेन, महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे, बिहार में पासवान वर्सेस पासवान। बिहार में एलजेपी रामविलास गुट के चिराग पासवान की बीजेपी गठबंधन में सेटिंग हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाने वाले राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात हो गई। अब झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तीनों अपने अपने राज्यों में बीजेपी के साथ मिलकर उन राजनीतिक घरानों को टक्कर देंगे जिनका वोट बैंक 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ वोट करने वाला है। बिहार में 40 सीट, झारखंड में 14 सीट और महाराष्ट्र में 48 सीट। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की सीट फाइनल नहीं हुई है। झारखंड में भी यही हाल है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की सीटों का ऐलान ही नहीं हुआ। बिहार में एनडीए का गठबंधन हो चुका है, हालांकि इंडिया गठबंधन फंसा हुआ है। बिहार में भतीजे चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच नई जंग देखने को मिल सकती है। रामविलास पासवान ने बिहार में दलित राजनीति की जो जमीन तैयार की, अब चिराग उसी 7% वाले वोट बैंक को साथ लेकर एनडीए के साथ है, जबकि चाचा पशुपति पारस के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया क्योंकि बीजेपी ने पशुपति को एक सीट भी नहीं दी। भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 में पशुपति पारस एलजेपी के 4 सांसदों को लेकर अलग हो गए थे और खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। अब पशुपति पारस को बीजेपी से 5 सीट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और पशुपति पारस को हटाकर बीजेपी ने बिहार में चिराग पासवान से गठबंधन कर लिया। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू 16 पर। चिराग पासवान की एलजेपी जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और 1 पर ही उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यानी पशुपति पारस को इस पूरी सीट शेयरिंग से गायब कर दिया गया। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब उनके सामने 2 ही विकल्प है, या तो वो अकेले चुनाव मैदान में जाएं या फिर महागठबंधन का हिस्सा बने। कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा पशुपति पारस अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर रामविलास पासवान की सीट रही है और पशुपति पारस 2019 में यहां से सांसद बने थे। बिहार में पासवान वर्सेस पासवान, तो झारखंड में सोरेन वर्सेस सोरेन की पिक्चर बन रही है। 14 लोकसभा सीट वाले झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी मुख्यालय से आई ये तस्वीर परेशान कर रही है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी शिबू सोरेन की बहू और मौजूदा विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहाँ के हमारे मजदूरों के लिए, हमारे वहाँ के आदिवासियों के लिए, वहाँ कई माइनॉरिटी के लोग हैं,
उनको हक ही नहीं मिलेगा तो फिर हम ऐसे जगह में रह करके क्या करेंगे जहाँ से मेरा कोई बात ही नहीं चल रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है, हम विकास का कार्य में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये निर्णय लेना पड़ा। सोरेन परिवार में ही सियासी दंगल शुरू हो गया है। खबर है कि झारखंड के दुमका से बीजेपी सीता सोरेन को चुनाव लड़ा सकती है। दुमका सीट शिबू सोरेन की सीट रही है, जहां से वो 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि 2019 में वो भी हार गए थे, लेकिन इस बार दुमका सीट पर सोरेन वर्सेस सोरेन देखने को मिल सकता है। झारखंड में सरकार तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की है, लेकिन 31 जनवरी को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी हिल चुकी है। भले ही चंपई सोरेन अब सीएम है, लेकिन हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मुंबई पहुंची थी। विभिन्न लोग, विचारों, उम्मीदों, आशाओं के साथ जुड़ा ये हमारा इंडिया है। जिस षड्यंत्र से आज मेरे पति को जेल में डालने का प्रयास किया गया, आने वाले समय में बहुत सारे और भी लोग होने वाले हैं, उनका नाम जुड़ने वाला है। और आज इस शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान से मैं उस तानाशाही शक्ति के खिलाफ ये कह देना चाहती हूं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का यह मंच सजा हुआ था, वहां उद्धव ठाकरे भी थे, शरद पवार भी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में असली खेल का नया खिलाड़ी बीजेपी तैयार कर चुकी थी। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे जब दिल्ली में अमित शाह से मिले तो एनडीए की टीम में नए खिलाड़ी के आने की तस्वीर साफ होने लगी। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स के प्रतिद्वंद्वी बनकर आगे बढ़े राज ठाकरे, उनकी पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर बन सकती है। 2019 में राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था, लेकिन तब विधानसभा चुनाव में एमएनएस को 2.25% वोट मिला था। 101 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक कैंडिडेट जीता। 85 की तो जमानत जब्त हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे 1.5% वोट मिला। विधानसभा में वोट 3.1% रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस को 4% वोट मिला, जबकि विधानसभा में 5.71% वोट मिला और उसके 13 विधायक भी जीते थे। खबरें कि एमएनएस दक्षिण मुंबई सीट और सीधी लोकसभा सीट की मांग कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल की स्थिति में दक्षिण मुंबई की सीट उद्धव गुट के सांसद के पास है और सीधी लोकसभा सीट शिंदे गुट के सांसद के पास है। बीजेपी एक सीट एमएनएस को देना चाहती है, लेकिन बीजेपी दक्षिण सीट अपने पास रखना चाहती है और शिंदे गुट भी सीडी की सीट अपने पास रखना चाहती है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एमएनएस जिस सीट पर लड़ना चाहती है उस पर कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, बीजेपी या फिर शिंदे गुट। उद्धव को काउंटर करने के लिए एमएनएस बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। शिवसेना से गठबंधन टूटने से बीजेपी को महाराष्ट्र में मराठी लोगों के वोट बैंक की चिंता सता रही है। एमएनएस को साथ लेकर बीजेपी उद्धव ठाकरे को काउंटर करना चाहती है। अगर एमएनएस एनडीए में शामिल हुई तो महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए दोनों कैंपों के बीच मुकाबला कुछ ऐसा होगा। महाराष्ट्र में 5 चरणों में होने वाली वोटिंग के लिए महायुति, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है, एनसीपी अजीत पवार गुट है और अब राज ठाकरे की एमएनएस भी है, जबकि महाअघाड़ी में कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार गुट है, शिवसेना उद्धव गुट है, साथ में प्रकाश आंबेडकर की वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी है। दोनों तरफ से बड़ी टक्कर के दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 15 सालों में एमएनएस काफी ज्यादा कमजोर हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एमएनएस की हैसियत को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से हुई है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा बढ़ सकता है।
एक बार फिर देखिए वो टक्कर जो 3 राज्यों में मुकाबला बहुत दिलचस्प बना देगी, क्योंकि राजनीति में परिवारों की ऐसी टक्कर कम देखने को मिलती है। झारखंड में सोरेन वर्सेस सोरेन, महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे, बिहार में पासवान वर्सेस पासवान। चुनाव ठीक 1 महीने बाद शुरू होने जा रहा है। 1.5 महीने तक 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। कौन सा गठबंधन क्या रंग लाएगा, इसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 3 राज्यों में बीजेपी की रणनीति अलग ट्रैक पर चल रही है और बीजेपी की ऐसी स्ट्रेटेजी की वजह से विपक्ष हमेशा हैरान परेशान रह जाता है।